नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अनंत सिंह, पूर्व विधायक, बाहुबली माने जाने वाले पूर्व विधायक, उन्हें उनके ऊपर पेंडिंग अंतिम केस यानी AK-47 वाले केस में बरी कर दिया गया है। मामला 2019 का है और ये मामला दरअसल उससे भी पहले का बताया जाता है, लेकिन 2019 में बाढ़ की SP लिपि सिंह, जो उस वक्त के जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता RCP सिंह की बेटी है, वो SP हुआ करती थी और उन्होंने उनके ऊपर अनंत सिंह ने आरोप लगाया था कि लिपि सिंह ने उन्हें फंसा दिया। लिपि सिंह ने उन्हें उनके घर में AK-47 रखवा कर फंसा दिया। ये आरोप अनंत सिंह का था और उसके बाद उस मामले में सजा हुई। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में आकर के, दिल्ली के साकेत कोर्ट में आकर अनंत सिंह ने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद से वो जेल में थे और जेल में रहने के दरमियान ही 21 जून 2022 को उन्हें सजा हुई थी और अभी कुछ दिनों पहले हुए लोकसभा चुनाव में वो पारिवारिक बंटवारे के लिए जेल से 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आए थे और अब उन्हें बरी कर दिया गया है। आज शाम या कल तक वो बाहर निकल सकते हैं। उनके ऊपर जो भी मुकदमे थे उन सब में वो या तो बरी हो चुके हैं या साक्ष्य नहीं मिला। आज भी साक्ष्य के अभाव में वो बरी कर दिए गए। आज शाम तक या कल वो बाहर निकल सकते हैं। बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, अनंत सिंह के बाहर निकलने की पटकथा स्क्रिप्ट कैसे तैयार हुई, इन सब पर चर्चा के लिए हम सीधे चल रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनंत सिंह मीम मास्टर कहे जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं तो वो मीम वायरल हो जाता है। एक बार सुशासन की सरकार पर जो बात उन्होंने कही थी वो हम लोग कह भी नहीं सकते, जो वायरल हुआ था। और 15 दिनों के लिए बाहर आए थे तब तो इतने मीम बने कि मत पूछिए। और अब अनंत सिंह बाहर आ गए हैं। उनकी पत्नी नीलम देवी राजद से विधायक हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चूंकि पारिवारिक बंटवारे के नाम पर वो जेल से जो बाहर आए थे, इस दरमियान कथित रूप से उन्होंने ललन सिंह, जो केंद्र में मंत्री हैं, जदयू के बड़े नेता हैं, उनको चुनाव जिताने में मदद की थी, जिसका कथित इनाम साक्ष्यों को कथित रूप से कमजोर करके उन्हें बरी कराया गया है। हालांकि बरी करने का काम न्यायालय ने किया है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, साक्ष्य के अभाव में जब किसी कोर्ट में किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि शासन प्रशासन ने अपनी कामों को ईमानदारी से नहीं निभाया है। अनंत सिंह पे क्या मामला था आपको मालूम होगा। AK-47 और हैंड ग्रेनेड उनके घर से बरामद हुई थी और AK-47 रखना कितना बड़ा अपराध है। और लोअर कोर्ट ने इस मामले में सजा भी तय कर दिया था अनंत सिंह के विरुद्ध और हाई कोर्ट में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया जाता है। देखिए, सवाल ये है कि अनंत सिंह, चुनाव आते ही अनंत सिंह जैसे लोग या राम रहीम जैसे लोग, आसाराम बापू जैसे लोग को पेरोल कैसे मिल जाता है। अभी कल राम रहीम जो हैं पेरोल पे निकले हैं क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अनंत सिंह को हाई कोर्ट से जो बरी किया गया है उसको चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव पहले हो सकती है। तो अनंत सिंह इतने प्रासंगिक हो गए। आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अनंत सिंह इतने प्रासंगिक हो गए कि ललन सिंह जो अपने आप को राष्ट्रीय क्षितिज का नेता मानते हैं, उनको चुनाव जिताने के लिए अनंत सिंह जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो भैया, आप काहे को नेता हैं, काहे को अब ललन सिंह है, काहे को केंद्रीय मंत्री हैं। जी, नीतीश कुमार का एक फोटो वायरल होता है जिसमें वो हाथ जोड़ते हुए अनंत सिंह के सामने दिखते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि अनंत सिंह जब प्रणाम किए होंगे तो नीतीश कुमार भी अभिवादन में तो एक उस समय का फोटो कैप्चर हो गया होगा। लेकिन मेरा सवाल है कि हमारे राजनेताओं को इन बाहुबलियों की जरूरत क्यों पड़ती है। मैंने कल भी कहा था और बार बार कहता हूं हर प्रोग्राम में
कि आप साक्ष्य के अभाव में कोर्ट से बरी हो जाएंगे, लेकिन जिस समाज से आते हैं आप, जिस सोसाइटी से आते हैं आप, जहां आपने पूरी जिंदगी अपनी व्यतीत की है, किस प्रकार से आप पे जो आरोप है वो समाज ने देखा है, आप कैसे फले फूले हैं, तो समाज के कोर्ट में आप कैसे बरी होंगे, क्योंकि वहां साक्ष्य की जरूरत नहीं होती है। समाज आपको जानता है। अब मोकामा बाढ़ के लोग अनंत सिंह को कोर्ट से अधिक जानते होंगे, उनको वहां के लोगों को साक्ष्य की जरूरत नहीं है जी। तो ये देखिए, ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में घून की तरह ये चीजें हैं अभिषेक जी, इस चीज को मानना होगा। और हर पार्टी इस बीमारी से ग्रसित है। आप एक शायद लेफ्ट को लोगों को छोड़ दीजिए, तो बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं इस बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, एलजेपी हो। एक समय आपको याद होगा जब नीतीश कुमार जी को बहुमत साबित करना था, और किसी होटल का वो दृश्य है, बाहुबलियों से वो घिरे होते हैं, जिसमें उस पर थोड़ा ऋषि जी समय का अभाव है, इस मुद्दे पर हम केंद्रित करते हैं खुद को। अनंत सिंह को इस मामले में जब रिहा किया गया है, बरी किया गया है, साक्ष्य के अभाव में, सबूतों के अभाव में उनको बरी कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि उस दौर में जो आरोप लगाए गए लिपि सिंह उस वक्त की एसएसपी थी, और उन्होंने उनकी गिरफ्तारी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी मेहनत की थी। लिपि सिंह और उनके पिता अब जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा नहीं है। नीतीश कुमार से उनकी दूरियां काफी बढ़ गई हैं, और लिपि सिंह के ऊपर ही आरोप लगा था कि इन्होंने ही ये काम कराया। लिपि सिंह किसी दूसरे जिले की एसपी है, बहुत काबिल अधिकारी है, हम उस पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन अब क्या विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार को अनंत सिंह की जरूरत है? क्योंकि अब तो उनकी पत्नी नहीं, बल्कि खुद भी वो विधायक बन सकते हैं चुनाव लड़के। अभी तो उनकी पत्नी विधायक है, क्योंकि पिछली बार वो सजा याफ्ता दूसरे मामले में थे, वो चुनाव नहीं लड़े, तो नीलम देवी चुनाव लड़ी, उनकी पत्नी, राजद के टिकट पर। अब वो राजद को छोड़कर चेतन आनंद के साथ जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में मतदान करने वाले राजद के बागी विधायकों में एक यादव जी हैं, एक चेतन आनंद है आनंद मोहन सिंह के बेटे, और एक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी। तो क्या माना जाए कि इसके एवज में अनंत सिंह या उनकी पत्नी को, ज्यादा संभावना है अनंत सिंह को खुद ही, क्योंकि अब वो बरी हो चुके हैं, वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे। ललन सिंह क्या अब उनके लिए सॉफ्ट हो गए हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि जो हाईकोर्ट से जो डिसीजन आया है, साक्ष्य के अभाव में अनंत सिंह को बरी किया गया है, क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार चैलेंज करेगी? क्योंकि इस मामले में एक पार्टी जो है बिहार सरकार खुद है। नहीं तो एक बात बताइए ना, जब बिहार सरकार साक्ष्य नहीं दे पाई तो किस आधार पर चैलेंज करेगी? यही सवाल है। कटघरे में बिहार सरकार खुद है। मैंने शुरू में ही कहा कि साक्ष्य के अभाव में किसी व्यक्ति को तब छोड़ा जाता है तब जब जो अगला पक्ष है अपने काम को गंभीरता पूर्वक नहीं करते हैं। साक्ष्य का अभाव क्या, मान लीजिए पुलिस, साक्ष्य जुटाने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग को है जी, और पुलिस विभाग, यदि आप, सवाल नीतीश कुमार से है, पुलिस विभाग नीतीश कुमार के जिम्मे है। यानी यदि लिपि सिंह ने कोई कार्रवाई किया, लिपि सिंह ने कोई कार्रवाई की है अनंत सिंह के विरुद्ध में, और यदि साक्ष्य के अभाव में अनंत सिंह छूट जाता है, तो लिपि सिंह पे क्या कार्रवाई करेगी बिहार सरकार कि गलत ढंग से अनंत सिंह को फ्रेम किया गया? नीतीश कुमार के दबाव में क्या राज्य सरकार का दबाव था लिपि सिंह तत्कालीन एसपी पे? तो कई ऐसे सवाल जन्म लेते हैं, और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे, जो हमारे जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पर करारा तमाचा है कि आप अपने जरूरत के हिसाब से किसी को साधु और किसी को अपराधी साबित करते हैं। अनंत सिंह ने बिल्कुल सही कहा, जब नीतीश कुमार से इनके संबंध अच्छे नहीं थे तो अनंत सिंह ने कहा जब मैं जेडीयू में था तब साधु था, और अब जेडीयू से अलग हो गया तो मैं डाकू हो गया हूं, बाहुबली हो गया हूं जी। तो परिस्थितियों के हिसाब से किसी व्यक्ति को साधु और बाहुबली में आप फ्रेम करते रहेंगे तो आपके कार्य प्रणाली पे सवाल उठेगा, और साक्ष्य के अभाव में नहीं, पर्दे के पीछे जरूर कुछ न कुछ खेल है, ऐसा मैं शंका जाहिर करता हूं जी। ठीक है, हाईकोर्ट के सामने हो सकता है कि यार कोई साक्ष्य रहे भी हो,
या फिर नहीं भी रहे हो, नहीं रहे हो तो ठीक है, अगर रहे हो छिपाया गया हो तो ये गलत है। देखिए आप जो है लॉयर फैमिली से बिलोंग करते हैं अभिषेक जी, आपका बैकग्राउंड रहा है, कैसे मैनेज किया जाता है मालूम है? सरकारी वकील जो वकील होते हैं वो जैसे आपको जमानत देना है और इधर से मैनेज हो चुका है, तो जो गवर्नमेंट का के जो वकील होते हैं वो इसका अपोज नहीं करते हैं या उस प्रकार से प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। अपोज करते भी हैं तो तर्कहीन बातें करते हैं, तर्कपूर्ण बातें नहीं करते हैं। तो बिल्कुल ये साक्ष्य के अभाव में कहीं न कहीं मैनिपुलेटेड है, कहीं न कहीं पर्दे के पीछे कुछ और खेल है। अनंत सिंह को निकालने का ये अर्थ है कि विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द होने की संभावना है। चलिए ऋषि जी, आपने कहा हम अनंत सिंह पर अभी आएंगे, एक ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि आपने कहा विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द होने की संभावना है, और इस संभावना की काफी हद तक तस्दीक करने वाला एक बयान बिहार सरकार में भाजपा कोटे के मंत्री प्रेम कुमार का आया। बयान मुकेश सहनी से संबंधित है और उस बयान में ये कहा गया है कि मुकेश सहनी यदि एनडीए में आते हैं तो उनका वेलकम है। देखिए मुकेश सहनी ने कल अपने डीपी में तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने के लिए खुद को जोड़ने का संकेत देते हुए एक तिरंगा लगा लिया है डीपी में, उनके देखा होगा आपने। देखिए सबसे पहले न्यूज लॉन्चर ने ही ब्रेक किया था कि मुकेश सहनी को एनडीए की तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल होने का ऑफर है, रामबली चंद्रवंशी वाली सीट पर विधान परिषद। दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा वो पुराने वीडियो को जरूर देखें जिसमें हमने ये कहा था। और पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, सीटों को लेकर मतांतर है कि विधानसभा चुनाव में वीआईपी कितने सीटों पे लड़ेगी, वो सीटें कौन सी होगी, इन चीजों पे मंथन चल रहा है। यदि एक फ्रूटफुल नतीजे एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो हो सकता है कि कुछ दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो, मुकेश सहनी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और कुछ मतलब 10-12 सीटें ऐसी हैं, 10 के आसपास जो सीटें हैं मुकेश सहनी को ऑफर किया जा सकता है। जी पिछली बार भी 11 सीटें एनडीए ने, भाजपा ने अपने कोटे से दी थी। पिछली बार 122-121 का समझौता हुआ था। बिहार में 243 सीटें हैं, 122 जेडीयू, 121 भाजपा। जेडीयू ने अपने कोटे से 7 सीटें मुकेश इनको जीतन राम मांझी की पार्टी हमको दी, 115 पर खुद लड़ी। भाजपा ने अपने 121 में से 11 सीटें मुकेश सहनी को दी, 110 खुद लड़ी थी। ये अलग बात है कि 4 विधायक जीते थे मुकेश सहनी के, एक का देहांत हो गया और बाकी तीनों के तीनों भाजपा में शामिल हो गए थे। देखिए जो एनडीए के रणनीतिकार हैं वो तेजस्वी यादव को बिल्कुल अलग थलग कर देना चाहते हैं। जो ए टू जेड की बात करने वाले पार्टी को एमवाई में समेट देना चाहते हैं। एमवाई में भी कई जगह वोटों का स्प्लिट देखने को जरूर मिलता है, जहां यादव कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या जेडीयू की तरफ से हो। तो ये बिल्कुल अलग थलग करने का प्रयास है, क्योंकि गैर यादव ओबीसी में मलाओं का वोट जो है तेजस्वी यादव को नहीं मिले। आपने देखा लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने जो प्रयोग किया था, कुशवाहा वाला जो प्रयोग किया था, उसका फायदा लालू यादव को मिला है। तो एक तरह से ये एनडीए की रणनीति है कि कैसे भी तेजस्वी यादव को अलग थलग किया जाए। जी वापस अनंत सिंह पर आते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को अलग थलग करने की रणनीति एनडीए की है या सिर्फ भाजपा की है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब किस गठबंधन को अपने साथ ले लेंगे और कब किसको विपक्ष में बिठा देंगे ये उनके सिवा भगवान को भी नहीं पता होगा। सवाल ये है ऋषि जी, अनंत सिंह के मुद्दे पर हम वापस लौटते हैं। अनंत सिंह की रिहाई से ये बात तो करीब करीब तय है कि अब जनता दल यूनाइटेड जिधर होगी उधर ही अनंत सिंह का चुनावी भविष्य होगा, उसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा सवाल जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि आखिर अनंत सिंह इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं उस पूरे इलाके में। नीतीश कुमार जब सांसद बनते थे, विजय कृष्ण से बेहद नजदीकी मुकाबले उन्होंने 3-3 बार चुनाव जीते, 96, 98, 99 और 2004 में हार भी गए। ये अलग बात है, तब नालंदा नीतीश कुमार जीत गए थे, 2 सीटों से लड़े थे। तो नजदीकी मुकाबले में जब जीतते थे तो कहा जाता था कि अनंत सिंह के असर का, अनंत सिंह का उस इलाके में जो प्रभाव है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता था नीतीश कुमार को चुनाव जिताने में। देखिए तो अनंत सिंह के प्रति नीतीश कुमार इतने सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं। एक बार आपको याद होगा जीतन राम मांझी को हटाने का प्रकरण जब चल रहा था तो अनंत सिंह जीतन राम मांझी के बारे में बोले थे कि ओकरा हम पीटेंगे,
महादलित समुदाय से आने वाले नेता हैं जीतन राम मांझी, वो मुख्यमंत्री पद पर थे। उनके बयानों को लेकर वो काफी नाराज थे। अलग बात है कि जीतन राम मांझी भी बेतरतीब तरीके से बयान देते थे, तब उटपटांग कुछ भी बोल देते थे कि गरीब आदमी 2 पैग पी लेगा तो माफ कर देंगे, थोड़ी बहुत कोई रिश्वत ले लेगा छोटा मोटा कर्मचारी किसी तो उसको भी माफ कर देंगे, इस तरह की बातें वो करते थे। लेकिन उस पर वो काफी आगे बढ़ गए थे। सवाल देखिए ये उठता है कि अनंत सिंह जैसे लोग महत्वपूर्ण कैसे हो जाते हैं राजनीतिक दलों के लिए। देखिए अनंत सिंह, देखिए जेडीयू इस बार जितने भी उनके जो नट बोल्ट हैं, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में लूज थे, उसको टाइट करने का प्रयास किया जा रहा है। साम दाम दंड भेद, राजनीति में साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल नीतीश कुमार करना चाहते हैं, और उस एरिया में इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अनंत सिंह का जो छवि है बाहुबलियों की छवि रही है, बाहुबली रहे हैं, बाहुबली बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उस एरिया में उस परिवार का, अनंत सिंह के परिवार का प्रभाव रहा है, अनंत सिंह का बड़ा प्रभाव रहा है। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक ऐसा योद्धा उनके सेना में शामिल हो ताकि उस क्षेत्र के जो वोटों को मोबिलाइज किया जाए। और मसलमैन तो है ही अनंत सिंह, अपने क्षेत्र के अलावा तमाम विधायकों को समेटने में यदि अगले विधानसभा चुनाव में 10-15 विधायकों का दरकार हो रहेगा तो ऐसे मसलमैन जो है उस समय काम आते हैं। एक जमाने में साबुद्दीन लालू यादव के काम आते थे। उसी तरह जेडीयू में अनंत सिंह जैसे बाहुबली हैं। तो ये लेकिन ये बिहार की राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है। नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता को अनंत सिंह की जरूरत पड़े तो ये शुभ संकेत नहीं है। फिर आप जनाधार वाले नेता कैसे अपने आप को कहते हैं, अपने आप को सुशासन बाबू कैसे कहते हैं? और ये तर्क पचता नहीं है टीवी डिबेट में, जब जेडीयू को प्रवक्ता डिफेंड करते हुए कहते हैं कि कोर्ट ने बरी किया है। हाई कोर्ट ने तो बरी कर दिया है, समाज ने इन लोगों को कभी बरी नहीं किया है। समाज जानते हैं कि कैसे कौन कौन सा सीढ़ी चढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो समाज तो जानता है। तो ये कहने की बात है, टेक्निकली बात है कि कोर्ट ने बरी कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि लालू यादव जो अपने आप को गरीबों का मसीहा मानते हैं, उनको शहाबुद्दीन की जरूरत पड़ती थी, नीतीश कुमार को अनंत सिंह की जरूरत पड़ता है, तो फिर आप काहे को जनप्रिय और लोकप्रिय और जनता से जुड़े हुए नेता अपने आप को मानते हैं? ऋषि जी एक बात बताइए हमारे दर्शकों के लिए कि क्या आप दर्शकों का मीम, अच्छे मीम देख करके मनोरंजन के लिए पूरा रास्ता खुल गया है? क्योंकि पूरे देश में वायरल होते हैं अनंत सिंह, एक वर्ड में जवाब देते हैं। अनंत सिंह फ्री स्टाइल के नेता है। ये तनिक भर चिंता नहीं करते हैं कि क्या बोल रहे हैं, उसको क्या असर होगा। फ्री स्टाइल के मसलमैन है। नहीं, आप एक चीज तो माननी पड़ेगी, आज बिहार में ब्यूरोक्रेसी की दादागिरी जितनी चरम पर है, उसमें अनंत सिंह के इलाके के लोग जब वो बाहर होते हैं जेल से, वहां पर किसी की मजाल नहीं है कि किसी का दाखिल खारिज कराने के लिए कोई आदमी गलत जो है कर दे जाकर के सीओ कार्यालय में, कोई थाने में कोई वीडियो साहब किसी का इंदिरा आवास में। अब अभिषेक जी, मैं आपसे इस बात से नाराज हूँ जी। आप फिर अनंत सिंह को मुख्यमंत्री बना दीजिए ना, उन्हीं को चीफ सेक्रेटरी बना दीजिए, डीजीपी बना दीजिए। नहीं, कहने का मतलब वो नहीं है। ये तो सरकार के सिस्टम में सवाल है ना। ये इसी पर मैं आ रहा था, मेरा सवाल आपने पूरा नहीं होने दिया। भ्रष्टाचार यदि चरम पे है तो हमारे शासन प्रशासन में बैठे ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं? तो इनको हटा के अनंत सिंह को अपॉइंट कर दीजिए ना। ऋषि जी, हम इसी पर आ रहे थे, आपने सवाल पूरा नहीं होने दिया कि क्या बिहार में आम जनता को मजबूर नहीं किया जा रहा है कि वो दबंग छवि के और बाहुबली छवि के लोगों को मजबूरी में अपना जनप्रतिनिधि चुने, क्योंकि एक तरफ उसे प्रशासन की दादागिरी का भी सामना करना पड़ रहा है, भ्रष्टाचार का भी सामना करना पड़ रहा है। ये अच्छा ट्रेंड नहीं है? क्या लगता है, बिहार की जनता एक तरफ इधर से पिस रही है और फिर उसको मजबूरी वश बदनाम होना पड़ता है कि बाहुबलियों को अपना प्रतिनिधि चुनती है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान की लोकतंत्र में और खासकर बिहार के जो 13 करोड़ हमारे जो बिहारवासी हैं, इतने मैच्योर नहीं हुए हैं। इतने मैच्योर मैं नहीं मानता हूं। आप मेरे से मतांतर रखते होंगे इस बात पे कि किसको चुने किसको नहीं चुने। जब हम अनंत सिंह, राजवल्लभ यादव ऐसे लोगों को जब चुनते हैं, मैंने आपको परसों शायद एग्जाम्पल दिया था कि भगवान लाल सहनी हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हमारे विधानसभा औराई में जब चुनाव लड़ने जाते हैं, उनको 5000 वोट भी नहीं आता, और एक बाहुबली को 45,000 46,000 वोट आता।
ये तो दुर्भाग्य है ना हमारे सिस्टम का, हमारे लोकतंत्र का। सिस्टम का हम लोग दुर्भाग्य देखिए, आज की ही बात है। कल अचानक शाम में खबर आई कि अरविंद केजरीवाल के जमानत की, ईडी मामले में उन्हें इंटरिम बेल मिल चुका है। सीबीआई वाले उसी केस में, सेम केस में ईडी सीबीआई दोनों इन्वॉल्व है। सीबीआई के मामले में वो जेल में है। अचानक कल खबर आई कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सबको उम्मीद जगी कि 15 अगस्त को एक तरह का संवैधानिक संकट जैसी स्थिति है कि मंत्री कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे दिल्ली में। तो शायद न्यायपालिका को भी ये लगा हो कि नहीं, इस मामले में कोई साक्ष्य नहीं है, जमानत मिल जाएगी। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है। 23 अगस्त तक के लिए मामला डेफर यानी पोस्टपोन कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ अनंत सिंह को जमानत, केजरीवाल को जमानत नहीं। क्या कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ध्यान दीजिएगा, इवन इन पीएमएलए केस, सॉरी इवन इन यूएपीए केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूएपीए के मामले में भी बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। उमर खालिद का मामला आपको पता है। ठीक इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को देखिए किस तरीके से क्या हो रहा है। अनिल देशमुख बेचारे साल भर रहे और क्या क्या बातें उन्होंने हमारे न्यूज लॉन्चर के कैमरे पे अशोक वानखेड़े जी से कही। पूरे देश ने देखा कि क्या दबाव उन पर डाले गए। उद्धव ठाकरे का नाम ले लो, शरद पवार का नाम ले लो। ये सारा मतलब एक तरह से ईडी इस देश में ईडी ही नहीं बाहुबली बनी हुई है। आज की तारीख में भारत की जुडिशियल सिस्टम पर और बेल इज एन रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन सुप्रीम कोर्ट कहता है, और अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है आज आपने देखा। क्या आपको नहीं लगता कि जनता को भी अब सुप्रीम कोर्ट पर एतबार जनता का कम होता जा रहा है? कल 15 अगस्त है, दिल्ली का मुख्यमंत्री झंडा नहीं फहराएगा और कोई सबूत भी नहीं है मामले में। देखिए अभिषेक जी, जो सक्षम है, जो सबल है, वही प्रबल है। जो सक्षम है वो कुछ भी कर सकता है। और केंद्र में किसकी सरकार है? नरेंद्र मोदी की सरकार है। वो सक्षम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। भ्रष्टाचार सिर्फ उनको भी। क्या आप मानते हैं कि न्यायपालिका सरकार के, नरेंद्र मोदी सरकार के दबाव में न्यायपालिका काम कर रही है? आपको लगता है क्या? देखिए ऐसा चर्चा है, मेरे पास ऐसा कुछ सबूत नहीं है, ऐसा चर्चा है। राजनीतिक गलियारों से लेके तमाम पत्रकारों में गाए बगाए चर्चा तो होती है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे भी प्रेशर है। ईडी जिस प्रकार से काम कर रही है, सीबीआई जिस प्रकार से काम कर रही है, इनकम टैक्स जिस प्रकार से काम कर रही है, तमाम भ्रष्टाचारी जो है आपको विपक्ष के नेताओं में ही दिखते हैं। मैं कह रहा हूं कि कोई भी जिसपे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं आप कार्रवाई कीजिए ना, लेकिन तेरा मेरा मत दिखिए। आपको तमाम राहुल गांधी भ्रष्ट लगते हैं, आपको लालू यादव भ्रष्ट लगते हैं, आपको शरद पवार भ्रष्ट लगते हैं, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं लगते, शुभेंदु अधिकारी नहीं लगते। जब मुकुल राय जब बीजेपी में चले जाते हैं तब नहीं दिखते हैं। नारायण राणे भ्रष्ट नहीं दिखते हैं। यही अमित शाह विपक्ष में थे तो ईडी को भ्रष्टाचार दिखता है। जब छगन भुजबल बीजेपी के साथ आ गए तो फाइल गुम हो गई। ईडी ने कोर्ट में कहा कि फाइल ही नहीं मिल रही है छगन भुजबल की। आपको याद होगा असम में यही हेमंत बिस्वा शर्मा के विरुद्ध अमित शाह ने एक अभियान छेड़ रखा था। और वही हेमंत बिस्वा शर्मा जब इनके पार्टी में आ गए तो ईमानदार के प्रतिमूर्ति बन गए। तो इस प्रकार के जब कार्रवाई उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कुत्ते को बिस्कुट खिलाया, उनको नहीं पूछा, इसीलिए वो बाहर चले गए। राहुल गांधी ने ठीक किया। कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? आज कांग्रेस के जो बनाए हुए बैकग्राउंड पे ही बीजेपी ने आपको लिया है ना। चाहे ज्योतिराज सिंधिया हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो। ज्योतिराज सिंधिया को जब उनका पिता का देहांत हो गया, कांग्रेस टिकट नहीं देती, कांग्रेस उनको नहीं संभालती, कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। आज अशोक गहलोत के बारे में चर्चा है या सचिन पायलट के बारे में चर्चा है कि भाई ये नहीं होगा तो ये कर देंगे। तो अशोक गहलोत को पार्टी ने क्या नहीं दिया? सचिन पायलट को पार्टी क्या नहीं दिया? तो ये कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है अभिषेक जी की ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दबाव में भी कई नेता पाला बदले हैं। अब देखिए मायावती जी को देख लीजिए ना। मायावती जी इतनी बड़ी नेत्री जिनका 5-10% वोट हर राज्य में है। आज वो बिल्कुल राजनीतिक शून्यता की तरफ जा रही है जी। उनका स्पेस चंद्रशेखर भर रहा है। नगीना में निर्दलीय चुनाव जीतना साधारण बात नहीं है।
चंद्रशेखर की तरफ दलित समाज जो है, नहीं, चंद्रशेखर रावण अपना वो असर दिखा रहे हैं, इस बात में तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये है, और मायावती की बहुजन समाज पार्टी अब जाकर एक्टिव होती हुई दिख रही है, 14 साल बाद उपचुनाव लड़ने जा रही है। देखिए हम लोग अनंत सिंह की तरफ थोड़ा फोकस करना चाहिए। देखिए अनंत सिंह समाज का आइकॉन कैसे बन जाता है। आप छोटे लेवल पे देखिए, हमारे जैसे मैं अपने छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग के परिवार में हमारा आइकॉन कौन होता है? जो थाना का दलाल हुआ, जमीन का दलाल हुआ, थाना का दलाली से करोड़ रुपए कमा लिया, जमीन के दलाली से करोड़ रुपए कमा लिया। वो हम लोगों के छोटे छोटे वार्ड सामाजिक पारिवारिक रूप में देखिए तो समाज का सबसे छोटा यूनिट परिवार होता है। आप कोई जमीन के दलाली से, कोई थाना के दलाली से, कोई छोटा पनी करके करोड़ रुपए कमा लिया, वो उस समाज में, उस परिवार में आइकॉन बना हुआ है। वो मैं बार बार कहता हूं कि कोई 500 रुपया पहले छीन लिया करता था कट्टा भिड़ा के, आज विधानसभा में, तो उस समाज में वो, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको अभिषेक जी। हमारे एक पड़ोस के विधानसभा क्षेत्र में एक अपराधी ने 4-5 मर्डर कर दिया, तो उस समाज के लोगों ने कहा ये तो बहुत बड़ा योद्धा है हमारे समाज का, यहाँ ये रहेगा अच्छा बात नहीं है, उनको विधानसभा भेज दीजिए। विधानसभा भेज दिया उनको। बोला भाई ऐसा योद्धा तो हमने देखा नहीं। तो वो अपराधी आप नेताजी हो गए हैं। वो अपराधी जो है, आप कहीं जाते हैं हर फंक्शन में चीफ गेस्ट होते हैं, नेताजी हो गए। अब पहले 500-1000 रुपए छीन लेते थे, कहते थे परिवार का नाम बर्बाद कर रहा है, समाज का नाम बर्बाद कर रहा है, कुल का समाज बर्बाद कर रहा है, नाम बर्बाद कर रहा है। आज वो अपराधी नेताजी बन गए हैं, तमाम फंक्शनों में चीफ गेस्ट होते हैं। तो जब तक ये परिपाटी हम लोगों में रहेगी, अनंत सिंह, साबुद्दीन जैसे लोग आते रहेंगे और आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। जी, आखिरी सवाल पर ऋषि जी आ रहे हैं। बहुत चर्चा है कि इसी महीने रिटायर हो रहे हैं बिहार के चीफ सेक्रेटरी ब्रजेश मल्होत्रा। चीफ सेक्रेटरी यानी बिहार के प्रशासनिक प्रमुख, बिहार के सबसे बड़े प्रशासक, नौकरशाही प्रशासक, जिनके अधीन तमाम जिलाधिकारी, यहाँ तक कि एसपी भी बिहार में कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है। पुलिस प्रशासन और डीजीपी भी सामान्य प्रशासन के अधीन ही आता है। ये एक सामान्य सी बात है। जहाँ कमिश्नरेट सिस्टम होता है, पुलिस कमिश्नर होते हैं, वहां पर चीफ सेक्रेटरी के अधीन पुलिस प्रशासन नहीं होता है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी के अधीन यहाँ पर पुलिस प्रशासन तमाम लोग होते हैं। मुख्य प्रशासक बिहार का, वो चुनने की बारी है। ब्रजेश मल्होत्रा रिटायर हो रहे हैं। कई सारे नाम एसीएस के आ गए हैं। एक नाम तो के पाठक का भी चला, लेकिन आप सभी जानते हैं कि के पाठक को चीफ सेक्रेटरी बनाने कई नीतीश कुमार भी ये रिस्क नहीं ले सकते। दूसरी तरफ एस सिद्धार्थ का नाम चल रहा है, अमृतलाल मीणा का नाम चल रहा है, और एक बिहार के बड़े ही सीनियर अधिकारी हैं, ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, और बड़ी साफ सुथरी उनकी छवि कुछ लोग बताते हैं कि काफी एफिशिएंट ऑफिसर है, चैतन्य प्रसाद। उनका नाम भी अचानक चर्चा में आ गया है। क्या लगता है नीतीश कुमार की मुहर किनके नाम पर लगेगी? देखिए, एस सिद्धार्थ की बात करें तो नो डाउट तेज तर्रार अधिकारी हैं, और मुझे लगता है उनका कार्यकाल भी ठीक ठाक बचा होगा जी। और एस सिद्धार्थ के बारे में मैं बताऊं, वो संवाद करने वाले अधिकारियों में है। और चीफ सेक्रेटरी ऐसे मैं आपको व्यक्ति को बताऊं, 3-4 महीने पहले मैंने एक काम के लिए फोन किया, फोन नहीं पिक हुआ। 1 घंटे के बाद उनका फोन आया कि आपने फोन किया था अपने साथ। मैंने बताया कि ये बात है, और वो ये बात, इस मामले में तो मैं जानता हूं, बाकी ज्यादा नहीं जानता, लेकिन वो अच्छे अधिकारी है, रेस्पॉन्स देते हैं। देखिए, संवाद करने में विश्वास करते हैं, तो और ईमानदार छवि है उनकी, काम करने में पीछे हटते नहीं है। हुए अभी आपने देखा बुलेट पर। बिल्कुल, हाँ, एक 4-5 दिन पहले की घटना है। तो ऐसे लोगों को यदि आप चीफ सेक्रेटरी बनाते हैं तो सही रहेगा। और एस सिद्धार्थ का नाम भी है, अमृतलाल मीणा भी मुजफ्फरपुर के डीएम रहे हैं, मुझे याद है, और रघुवंश प्रसाद सिंह के पीए भी रहे जब वो ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे। तो और तीसरा नाम आपने किसका, चैतन्य प्रसाद की भी छवि अच्छी है और नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। और एक और आईएएस है जिसका नाम चर्चा में तो नहीं है लेकिन गंभीरता पूर्वक चल रही है, वो है संजय कुमार, जो अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं, और दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पे एचआरडी मिनिस्ट्री में है, धर्मेंद्र प्रधान जी की टीम में है। और संजय कुमार के बारे में बताऊं, मुजफ्फरपुर के डीएम रहे हैं, और मुजफ्फरपुर के डीएम रहते हुए इतने वो मतलब
बोल्ड अधिकारी थे कि तत्कालीन, उस समय के तत्कालीन नहीं, कुछ दिन पहले जो मंत्री थे, एक मंत्री थे मुजफ्फरपुर से संबंध रखते हैं, उनके भाई ने किसी काम को लेकर उनसे बहस करने का प्रयास किया, उनके काम में रुकावट बनने का प्रयास किया। वो आईएएस इतना बोल्ड, उस समय राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, थप्पड़ मार दिया उस मंत्री के भाई को। है हिम्मत वर्तमान में किसी डीएम एसपी का हिम्मत है कि किसी सरकार में उसका भाई मंत्री हो और पावरफुल मिनिस्टर हो और उसके भाई को थप्पड़ मार देना, हालांकि उनका शाम होते होते ट्रांसफर हो गया। तो संजय कुमार का भी और ईमानदार है, संजय कुमार और बहुत ही पढ़े लिखे हैं, शायद हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, बहुत ही डिसेंट लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि यदि संजय कुमार या एस सिद्धार्थ में से कोई दो एक व्यक्ति या चेतन प्रसाद, तीन जो प्रमुख नाम मुझे जो अपने लगता है, इन तीनों में से किसी व्यक्ति को यदि चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी जाती है तो बिहार के लिए महत्वपूर्ण, बिहार के 13 करोड़ देशवासियों के लिए, बिहार के 13 करोड़ बिहार वासियों की सौभाग्य की बात हो। देखिए ऋषि जी, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बिहार में अभी जो चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, स्वाभाविक है उनका कार्यकाल मिनिमम 2 साल किसी तरह हो ही जाएगा। 2 महीने के लिए तो कोई बनेंगे नहीं, और जब 1.5-2 साल कार्यकाल हो जाएगा तो अगला हो सकता है कि 3 साल का फुल टर्म मिल जाएगा, रिटायरमेंट एज बची हुई हो तो। अगला चीफ सेक्रेटरी इस अगस्त महीने के बाद यानी सितंबर से कार्यभार लेंगे, अगस्त के एंड से ही लेंगे, वो चीफ सेक्रेटरी बिहार के विधानसभा चुनाव को अगर वो फुल टर्म पूरा करके अगले साल अक्टूबर में भी होगा, तब भी वही बिहार के विधानसभा चुनाव के समय बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारी रहेंगे, प्रशासनिक हेड। देखिए आपको मालूम होना चाहिए ऋषि जी, 1 मिनट, मालूम होना चाहिए हमारे दर्शकों की, जब आचार संहिता लग जाती है तो चुनाव आयोग के बिहार में जो एक्सरसाइज ऑफ पावर जो होता है, वो आचार संहिता के दरमियान पॉलिटिकल मास्टर एक तरह से निर्णय लेने की प्रक्रिया में, अधिकारियों को निर्देश देने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका बेहद सीमित हो जाती है, और चुनाव कार्यों के लिए पूरी भूमिका चुनाव आयोग के पास आ जाती है। और जब चुनाव आयोग के पास आ जाती है तो अधिकारियों का पूरा नियंत्रण राज्य के चीफ सेक्रेटरी के पास आ जाता है। तो चुनावी साल में चीफ सेक्रेटरी बनाना, ध्यान रखिए, क्या इसमें नेता के प्रति अपने व्यक्तिगत संबंध या कथित लॉयल्टी, ये भी एक मुद्दा होने जा रहा है अपार्ट फ्रॉम प्रशासनिक दक्षता। देखिए यदि कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार का डिसीजन लेते हैं तो चुनाव आयोग भी इस चीज को देखता है। यदि कोई पोजीशन पार्टी इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट चुनाव आयोग के सामने में करती है तो हो सकता है देखा होगा कि चीफ सेक्रेटरी को चुनाव कार्य से अलग कर दिया चुनाव आयोग ने। लेकिन जिन लोगों का नाम चल रहा है जैसे सिद्धार्थ हैं, वो न्यूट्रल व्यक्ति हैं। हाँ, सरकार, मुख्यमंत्री वर्तमान में सरकार है तो सरकार के आदेशों को पालन करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन एस सिद्धार्थ के बारे में ऐसा कहा जाता है वो न्यूट्रल आदमी है, वो बहुत लो प्रोफाइल है, और आप उनको रिक्शा में भी देख सकते हैं, हो सकता है कि ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, हो सकता है कि आप उनको ट्रेन में देख लियो। इसी तरह संजय कुमार के लिए कहा जाता है, चेतन प्रसाद। तो ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देते हैं तो मुझे नहीं लगता है राजद या तमाम किसी पार्टी को आपत्ति होगी। कहीं के पाठक जी बन गए तो के पाठक को लेकर तो खुद जेडीयू में मतांतर हो जाएगी, बीजेपी में मतांतर हो जाएगी। आप के पाठक जो शिक्षा सचिव थे, हालांकि ईमानदार अधिकारी, मैंने उनका मैं अपने परिवार के लोगों से उनके बारे में सुना करता हूं कि जब मुजफ्फरपुर में जो नगर निगम के प्रशासक थे तो उन्होंने ऐसा बेहतरीन काम किया। आज भी मुजफ्फरपुर के जो नगर निगम इक्विपमेंट्स है वो के पाठक का देने, और तत्कालीन मुजफ्फरपुर शहर के विधायक के भाई ने कुछ हियरिंग किया जाके नगर निगम में, इतना पिटाई किया उनके उस विधायक के भाई को। के पाठक वही अनंत सिंह टाइप के हैं, फ्री हैंड अधिकारी हैं, सुनते किसी का नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का अनंत सिंह आपने बता दिया। हाँ, तो लेकिन ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है लोग। लेकिन देखिए, ठीक है, आप ईमानदार हैं, लेकिन आप सरकार के मुखिया के से संवाद करना विश्वास नहीं करेंगे, लोगों का सुनेंगे नहीं। आपको तो कम से कम सुनना तो चाहिए ना, सुनने के बाद आप डिसीजन लीजिए। आप सुनना, संवाद में विश्वास नहीं कीजिएगा, आपकी एक ऐसी छवि रहेगी कि लोग डर के मारे विधायक मंत्री नहीं जाते। अब के पाठक जब शिक्षा सचिव थे, आपको अनुमान लगा सकते हैं नॉर्मल विधायक फोन करता होगा उनको कि फन्ना जिला का डीओ बदमाशी कर रहा है, फोन कर नहीं पाते थे। अब शिक्षा मंत्री के आप सचिव को उन्होंने बैन कर दिया था, आपको याद होगा, चंद्रशेखर जब शिक्षा मंत्री थे उनके आप सचिव को बैन कर दिया था। एक महत्वपूर्ण और फेरबदल होने की संभावना है डीजीपी, बिहार के डीजीपी को लेकर। आरएस भट्टी, ये तय हो चुका है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जाएंगे, उनको महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दिया जाएगा वहां। यहाँ आप भट्टी साहब के जाने के बाद
किसको जिम्मेवारी मिलता है। 2 महत्वपूर्ण लोगों का नाम चल रहा है, एक आलोक राज जो वर्तमान में डीजी विजिलेंस है, दूसरा बिहार पुलिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के जो सीएमडी हैं, नाम अभी मेरा उनका भूल रहा हूँ, बहुत अच्छे तेज तरह अधिकारी हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो पुलिस विभाग का सबसे जो छोटा पद होता है एसएचओ लेवल पे, उनसे भी संवाद करने में वो गुरेज नहीं करते हैं। मतलब संवाद करने में और मतलब पुलिसिया सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में, सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने में। ट्रैक से हटकर एक संक्षिप्त जवाब आपसे ले लेंगे। एक कथावाचक डीजीपी बिहार में हुआ करते थे, वो कथावाचन करते करते चुनाव भी लड़ना चाहते थे, वीआरएस भी लिए, आजकल चर्चा में नहीं है, सोशल मीडिया पे बड़े वायरल रहते हैं। वो विश्व भ्रमण पे है, कभी स्कॉटलैंड है, कभी इंग्लैंड है, कभी अमेरिका है, और बेचारे बहुत ही उनका जो मतलब सेवा समाप्त होने से पहले उन्होंने जो रिटायरमेंट ले लिया, और इस ख्वाब में थे कि वो वाल्मीकि नगर से सांसद बन जाएंगे उपचुनाव में। नहीं, विधायक की टिकट भी मिल जाए। नहीं, सांसद के लिए गए थे, पता चला था। बेतिया में एसपी भी पहले नहीं, बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते थे विधायक का। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने उनके नाम का विरोध कर दिया, और सबसे दुर्भाग्य ये है, दर्शकों को बताऊं, कि डीजीपी के स्थान पे एक हवलदार को टिकट दिया गया। डीजीपी तो बेचारे बन गए, हवलदार नहीं बन पाए। राजेंद्र बाबू, एक बार राजेंद्र बाबू के बारे में मैं थोड़ा बताऊं। राजेंद्र बाबू की बेटी या भतीजी की शादी थी, और वो गांव गए थे, और उनके घर के ठीक सामने में एक दरोगा का घर था, 2 मंजिल का। तो राजेंद्र बाबू की जो काकी थी गांव की, तो अपने भाषा में बोली, हो राजेंद्र, तू कहल बा कि हम राष्ट्रपति हो गिल बा, देश के सबसे सर्वोच्च पद पे तू बा, और तोरा से बढ़िया तो दरोगा, देखा 2 मंजिला मकान, और तोहर अभी वो फूसे के खपड़ा के मकान हो। तो कहने का अर्थ है मतलब कि वो कह रही थी, काकी कह रही थी, तुमसे अच्छा तो दरोगा है, तो देखो 2 मंजिला मकान, और तुम कहते हो राष्ट्रपति है, तुम्हारा घर आज भी फूस खप्पर का है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट एक सेशन चल रहा था, उसमें राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति तो बन गए, दरोगा नहीं बन पाए। वही गुप्तेश्वर पांडे जी डीजीपी तो बन गए, लेकिन हवलदार नहीं बन पाए। ले लिए। चलिए, हाँ, ऋषि जी, वो दरोगा का आप जिक्र किए, हमारे अच्छे मित्र, मतलब है वरिष्ठ, हमारे अच्छे मित्र रहे हैं। हम लोगों के साथ कई बार सुशांत सिंह राजपूत वाले मसले में रिपब्लिक भारत में डिबेट में, हम लोग के साथ डिबेट में कई बार रहे हैं जी। और तेज तरह, नो डाउट, देखिए गुप्तेश्वर पांडे पे कई आरोप लगते भी हैं, और कई लोग आरोप भी लगाते हैं, तेज तरह अधिकारी रहे, वो आपको देख के बता देंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। अपराधी उनका नाम से अपराधियों में एक भय हुआ करता, तेज तरह अधिकारी शामिल। जी बिल्कुल आपने सही कहा, दरोगा की बात। अब दरोगा, बहुत सारे दरोगा गंगा जल फिल्म के दरोगा मंगनी राम जैसे हो जाते हैं। दरोगा का पावर मालूम है कि नहीं? अभिषेक जी, जब हम भी गुस्सा होते हैं ना, तो किसी अधिकारी पे जब बातचीत होता है, तो कहते हैं राजेंद्र बाबू की वो बात याद आती है, दरोगा बन गए लेकिन राष्ट्रपति बन गए लेकिन दरोगा नहीं बन पाए। वही बात है कि दरोगा मंगनी राम बहुत सारे हैं बिहार में। खैर, अनंत सिंह को अब जमानत हो गई है। अनंत सिंह अब सक्रिय, जमानत नहीं, बरी कर दिए गए हैं अनंत सिंह, और अनंत सिंह अब सक्रिय राजनीति में भूमिका निभा सकते हैं। पत्रकारों को, रिपोर्टर्स को जो 2-2 मिनट, 1-1 मिनट, 30-30 सेकंड वाली बाइट चाहते हैं, अब खूब मिलेगी। और इंटरनेट पर धमाल मचाने वाले, यूट्यूब पर मीम या फेसबुक पर मीम वायरल करने वाले लोगों के लिए भी सुबह से शाम तक अनंत सिंह का दरबार खुला रहता है। उन सब की दाल रोटी का बेरोजगारी के आलम में एक इंतजाम तो हो ही गया है कि वो जा करके 2 मिनट का रामधारी सिंह दिनकर को रामधारी सिंह बिल्डर कहवा ले, चाहे जिसके बारे में अभी ऋषि जी आपने सुना होगा, ये 15 दिन के लिए पेरोल पर आए थे पारिवारिक बंटवारे में चुनाव के समय। उसमें किसी पत्रकार ने पूछा उनसे कि जेल जाने के बारे में, तो उन्होंने कहा कि गार्जियन पूछे नहीं, उनसे पूछा गया कि क्या आपके बच्चे भी राजनीति में आएंगे? उन्होंने कहा कि कोई किसी से पूछ कर जाता है, मन होगा तो आएगा, नहीं मन होगा नहीं आएगा। उन्होंने उसे कह भी दिया कि तोरा बाबूजी भेजा था क्या? भेजा था पढ़ने लिखने के लिए, बन गया पत्रकार, आपने देखा होगा। इसी तरह एक पत्रकार को, मैं एक रिपोर्टर को देखे, एक महिला पूछी कि आपको किसी से डर नहीं लगता? तो बोले नहीं। तो कैमरे के सामने तो नहीं कह रहे हैं कि डर नहीं लगता, बोले तो क्या गाछ के सामने जाके कहे, पेड़ के सामने कहे, है सामने कैमरा तो कैमरे के सामने न बोले। तो इस तरह के जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर
नेचुरल तरीके से जो आता है वो देखने के लिए अब लोग तैयार रहे। बाकी बिहार की और राजनीति में जानबूझ के बोलते हैं, देखिए अनंत सिंह तेज तरार रहे हैं, वो सब समझते हैं, इतना बड़ा एम्पायर ऐसे नहीं खड़ा किए हैं, इतना बड़ा नहीं, एम्पायर वो अनंत जानते सिंह हैं ने जो अपनी खड़ा स्ट्रेंथ किया की, है, इतने लोग उनके पास आते क्यों हैं? और जानबूझ के बोलते हैं इतने लोग उनके पास आते कैसे हैं? एक लाइन में जवाब देते हैं। और देखिएगा उनके पीछे जो 4-5 लोग खड़े होते हैं, वो भी हंस रहे होते हैं नहीं, दरअसल देखिए वो अपनी स्ट्रेंथ को भी जानते हैं, उनको पता है कि वो लोकप्रिय इसी वजह से कि कोई रिपोर्टर लाइन लगा रहता है, एक जाता है, दूसरा अपना माइक कैमरा लेकर के खड़ा हो जाता है, तो इसलिए वो जानते हैं कि इसी के लिए अंततः नाम उन्हीं का होता है। खैर देखिए अब आने वाले वक्त में क्या होता है, आपने तो खुलासा कर ही दिया कि चुनाव होने वाले हैं। चुनाव कब होने वाले हैं, किस रूप में होने वाले हैं, दिल थाम कर इंतजार कीजिए। अनंत सिंह बाहर आ गए हैं और वाकई जैसा ऋषि जी कह रहे हैं संभावना बनती दिख रही है। आज के लिए इतना ही। ऋषि जी आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।